हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी इकोनॉमिक्स। मैक्सिमम कैंडिडेट के कमेंट्स आ रहे थे कि सर एक वीडियो इकोनॉमिक्स के वन लाइनर पर बना दीजिए। हमारा एग्जाम 14th को है, 21 को एंड 29th को है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे एक ही वीडियो में कवर करवा दूंगा। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, लेकिन अगर आप लोग ये वीडियो देख लोगे तो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आप लोगों के इससे बाहर नहीं आने वाले। मैंने मैक्सिमम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से बन सकते हैं सारे के सारे ले लिए हैं। आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो सबके लिए वीडियो हेल्पफुल होगा। उसके बाद अगर जो भी कैंडिडेट एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो तो बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं जिनका भी एग्जाम 14 एंड 21 एंड 29 को होने वाला है। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आया हुआ है, इन विच पीरियड ऑफ एक्सट्रीम रिसेशन कैम। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो एक्सट्रीम रिसेशन आया था वो किस ईयर में आया था। तो आप लोग ईयर याद रखना है, 1929 से लेकर के 34 तक था, और ऑप्शन में आप लोग को 1929 मिल सकता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि दुनिया में वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रिसेशन कब आया था, तो 1929 में आया था। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, विच टैक्स इज कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कौन सा टैक्स कलेक्ट किया जाता है। तो इनकम टैक्स हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया एंड प्रोडक्शन टैक्स होगा। जितने भी ये टैक्स होते हैं प्रोडक्शन ड्यूटी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट की जाती है। उसके बाद कुछ टैक्स मैं आप लोगों को डायरेक्ट टैक्स याद करने की ट्रिक बता देता हूँ। जो डायरेक्ट टैक्स याद करने की जो ट्रिक होती है वो क्या होती है, आप लोगों को याद रखना, wipro.co.in। ये है डायरेक्ट टैक्स को याद करने की ट्रिक। आप लोग अगर ये वर्ड याद रख लोगे, एक वेबसाइट की तरह मैंने बनाया है कि कौन से टैक्स डायरेक्ट होते हैं, तो वही से बन जाएगा आपका। वेल्थ टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स होता है। उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स, ये भी डायरेक्ट टैक्स होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कॉर्पोरेशन टैक्स, ये भी डायरेक्ट टैक्स होता है। और इनकम टैक्स, ये 4 टैक्स आप लोगों के डायरेक्ट टैक्स आते हैं। अगर आप लोगों में से ऑप्शन में से कोई भी आप लोगों को बताना हो कि इनमें से कौन सा डायरेक्ट टैक्स होगा, तो आप लोग इसे इजीली बता सकते हो, ये ट्रिक है। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है फिस्कल पॉलिसी जो होती है ये किससे रिलेटेड होती है। जो फिस्कल पॉलिसी होती है इज द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। 2 टाइप की पॉलिसी होती है, एक होती है आप लोगों की फिस्कल पॉलिसी, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, और एक टाइप की होती है आप लोगों की मॉनेटरी पॉलिसी, ये आरबीआई की पॉलिसी होती है जो मनी से रिलेटेड होती है। तो दोनों पॉलिसी आप लोगों को बता दी मैंने, फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। उसके बाद नेक्स्ट आता है टैक्सेशन। जो टैक्स लगाने का जो टूल है, किसका टूल है, ये तो गवर्नमेंट का टूल है। टैक्सेशन तो गवर्नमेंट का टूल है। गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसी लाती है, फिस्कल पॉलिसी लाती है। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16, विच मेथड इज यूज्ड टू डिटरमिन द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। नेशनल इनकम को डिटरमिन करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है। तो 2 मेथड यूज किया, 3 मेथड, या तो इनकम सिस्टम हो सकता है, इनकम प्रोडक्शन एंड इनपुट सिस्टम। तो 3 मेथड इंडिया में यूज होते हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा, हु इज नॉट इंक्लूड वाइल एस्टिमेटिंग द नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। जब आप लोग इनकम से नेशनल इनकम निकालते हैं तो उसमें से क्या चीज़ इंक्लूड नहीं करते हैं। तो जो पेंशन होती है इसको इंक्लूड नहीं किया जाता जब हम नेशनल इनकम को इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकाली जाती है। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है, व्हाट इज मीन्ड बाय द पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम होती है उसका क्या मतलब, वो क्या होती है। तो होती है जो भी आप लोगों की इनकम होती है और उसमें से जो डायरेक्ट टैक्स आप लोगों ने दिए हैं उसको माइनस करने के बाद जो इनकम आप लोगों की आती है उसी को बोलते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, जिसको आप लोग खर्च कर सकते हैं डायरेक्टली मार्केट में। जो आप लोगों को टोटल इनकम में से टैक्सेस को माइनस करने के बाद जो इनकम आती है उसी को बोलते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, इनकम प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री इज डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ। किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, यानी इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, वो किससे मेजर की जाती है। तो ये मेजर की जाती है इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री। इसी से आप लोगों की इकोनॉमिक मेजर की जाती है किसी भी कंट्री की। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है, रियल लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ एन इंडिविजुअल कैन बी एस्टिमेटेड। जो रियल लाइफ का जो स्टैंडर्ड है किसी भी इंडिविजुअल का, वो किस तरीके से एस्टिमेटेड किया जाता है। तो वो किया जाता है पर कैपिटा इनकम के हिसाब से। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है, इकोनॉमिक ग्रोथ इज रिलेटेड टू। जो इकोनॉमिक ग्रोथ है किससे रिलेटेड है, तो यह कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ द रियल इनकम पर कैपिटा इन ए इकोनॉमी ऑफ सम पीरियड, उसी को बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। नेक्स्ट देख लेते हैं, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 आता है, व्हेन इनकम इंक्रीज इन व्हाट प्रोपोर्शन डज द कंजम्पशन आल्सो इंक्रीज। अगर इनकम ज़्यादा इंक्रीज होगी तो किस प्रोपोर्शन में आप लोगों का कंजम्पशन इंक्रीज होगा। तो
इंक्रीज तो होगा कंजम्पशन, लेकिन लो प्रोपोर्शन होगा एज कंपेयर टू इनकम इंक्रीज। ये भी फैक्ट आप लोग ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं नेशनल इनकम इज मेड अप ऑफ। नेशनल इनकम किससे बनी होती है? तो जितनी भी कंट्री में प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है उनकी जो वैल्यू होती है, जिनकी रुपीज़ में वैल्यू होती है, उसी को बोलते हैं नेशनल इनकम। ये आप लोग ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है नेशनल इनकम से रिलेटेड। एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया इज प्रिपेयर्ड। इंडिया में जो नेशनल इनकम का जो एस्टिमेट है वो किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है? वो प्रिपेयर किया जाता है CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। आप लोगों को इसका फॉर्मेशन भी याद रखना है कि ये कब फॉर्म हुआ था, तो 1951 में ये फॉर्म हुआ था। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है हमारा मल्टीनेशनल फर्म्स। जो मल्टीनेशनल फर्म्स होती हैं क्या होती हैं? तो यहाँ एक कंपनी होती है प्रैक्टिस इन द मैनी कंट्री, ये बहुत सारी कंट्री में काम करती है, इन्हीं को बोलते हैं मल्टीनेशनल। मल्टी का मतलब भी बहुत सारा होता है, तो मल्टीनेशनल फर्म्स उन्हीं को बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं टैक्स इज सेड टू बी रिग्रेसिव। टैक्स को कब रिग्रेसिव कहोगे? तो व्हेन इट्स वेट इज मच हायर ऑन द पुअर देन रिच। जब ये आप लोगों का पुअर पर ज़्यादा इफेक्ट डालेगा और रिच पर कम डालेगा, उसी को बोलते हैं रिग्रेसिव। तो उसी के केस में टैक्स क्या कहलाएगा? रिग्रेसिव बोला जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं व्हेन देयर इज ओनली वन बायर एंड वन सेलर ऑफ ए कमोडिटी देन इट इज कॉल्ड द। किस टाइप की मार्केट होती है? तो ये होती है आप लोगों की मोनोपोली। जब एक ही बायर होगा और एक ही सेलर होगा तो इस टाइप की जो मार्केट कंडीशन होती है उसी को बोलते हैं मोनोपोली। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है हमारा वाट आर द नंबर ऑफ सेलर इन ए मोनोपोली मार्केट। मैंने बता दिया एक ही सेलर होगा और एक ही बायर होगा मोनोपोली मार्केट में। उसके बाद नेक्स्ट आता है कंपिटिटिव पोजीशन ऑफ ए कंपनी कैन बी इम्प्रूव्ड बाय। किसी भी कंपनी की जो कंपिटिटिव पोजीशन है वो कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? बाय अंडरस्टैंडिंग एंड मीटिंग द कस्टमर रिक्वायरमेंट। कस्टमर की क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसको अंडरस्टैंड समझ कर ही हम क्या कर सकते हैं, उसकी कंपिटिटिव पोजीशन, उस कंपनी का क्या क्या किस तरीके का कंपटीशन है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है रिमूवल ऑफ द बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड। इसको क्या बोलते हैं? इसको लिबरलाइजेशन बोलते हैं। जब गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन हटा देती है, बैरियर हटा देती है, तो इसी को बोलते हैं लिबरलाइजेशन। इंडिया में LPG रिफॉर्म्स आए थे, कब आए थे? तो 1991 में किसके द्वारा लाए गए थे? तो मनमोहन सिंह के द्वारा। क्या लाए गए थे? LPG रिफॉर्म्स। LPG रिफॉर्म्स की फुल फॉर्म क्या होती है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये फैक्ट भी ध्यान रखना, आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद आता है इन द कैपिटलिस्ट इनकम इन द प्राइस डम है। जो कैपिटलिस्ट इनकम होती है उसमें जो प्राइस है वो किस तरीके से डिसाइड किए जाते हैं? तो वो डिसाइड किए जाते हैं खुद ही मार्केट के बेस पर डिसाइड किए जाते हैं। अगर मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई का रूल लगता है, डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस हाइक हो जाएंगे, डिमांड कम है तो प्राइस हाइक हो जाएंगे, लो हो जाएंगे, और सप्लाई कम है, अगर मार्केट में सप्लाई कम है तो ऑब्वियसली उसके जो क्वांटिटी के जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये फैक्ट आप लोग ध्यान रखना है। जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का फीचर होता है जिसमें जो प्राइस होते हैं वो मार्केट पर बेस होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू द कम्युनिज्म हु आर द मेन एनिमी ऑफ द सोसाइटी। जो कम्युनिज्म होता है, कम्युनिज्म के हिसाब से जो मेन एनिमी होते हैं सोसाइटी के वो कौन होते हैं? पर्सनल प्रॉपर्टी वाले जो होते हैं ये मेन एनिमी होते हैं सोसाइटी के। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं व्हेन इनकम इंक्रीज इन द शॉर्ट टर्म द एवरेज ट्रेंड ऑफ द कंजम्पशन जनरली डिक्रीज। अगर इनकी इंक्रीज करी जाएगी आप लोगों की क्या इनकम में थोड़े से समय के लिए, तो जो कंजम्पशन होगा वो डिक्लाइन हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है द इंक्रीज इन द डिमांड फॉर ए कॉमन कमोडिटी इज अकम्पेंड बाई। अगर डिमांड इंक्रीज होती है तो इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, तो ऑब्वियसली उसकी जो इनकम होगी वो भी इंक्रीज की जाएगी। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है व्हाट इज द मार्केट विद लार्ज नंबर ऑफ बिग फर्म। जिसमें बहुत सारी फर्म्स होती हैं उस टाइप के मार्केट को ओलिगोपोली बोलते हैं, और जिसमें एक ही बायर और एक ही सेलर होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको मोनोपोली बोलते हैं। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है इन विच मार्केट कंडीशन फर्म्स आर डोमिनेट। किस मार्केट कंडीशन में जो फर्म्स है वो डोमिनेट करती है? बिल्कुल डोमिनेट करेगी। जिस जो मोनोपोली वाली कंडीशन होती है जिसमें एक ही बायर होता है तो उसमें जो फर्म होगी डोमिनेट करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि वो खुद ही डिसाइड कर सकती है उसको किस रेट पर कोई भी चीज़ बेचनी है, तो वही हो जाएगी क्या आप लोगों की मोनोपोली। उसके बाद देख लेते हैं व्हेन कंप्लीट मार्केट कंडीशन एग्जिस्ट। कंप्लीट मार्केट कंडीशन कब एग्जिस्ट करेगी? उसकी क्या कंडीशन होती है? व्हेन देयर आर लार्ज नंबर, जब बराबर बहुत सारे नंबर ऑफ बायर होंगे, बहुत सारे नंबर ऑफ सेलर होंगे, तो उस केस में क्या होता है? मार्केट कंडीशन एग्जिस्ट करती है, कंप्लीट मार्केट। उसके बाद देख लेते हैं गोल्ड इज मेनली रिलेटेड टू। तो गोल्ड किससे रिलेटेड है? तो ये इंटरनेशनल मार्केट से रिलेटेड होता है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है विच रीजन पेज द हाईएस्ट टैक्स। कौन सा रीजन सबसे ज़्यादा टैक्स पेश करता है? तो जितना भी इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा टैक्स पेश करता है। उसके बाद ब्लू एंड व्हाइट रिवॉल्यूशन आर एसोसिएटेड विद। जो ब्लू रिवॉल्यूशन है वो फिशिंग से एसोसिएटेड था, और जो आप लोगों का व्हाइट रिवॉल्यूशन है ये किससे? डेयरी इंडस्ट्री से एसोसिएटेड होता है। और आप लोगों को पता होना चाहिए ऑपरेशन फ्लड इंडिया में कब चलाया गया था? 1970 में चलाया गया था डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा। ये क्वेश्चन आप लोगों का एफसीआई में पूछा गया था।
उसके बाद देख लेते हैं हु आर द गोल्डन रिवोल्यूशन। जो गोल्डन रिवोल्यूशन है वो क्या होता है, वो हॉर्टिकल्चर एंड बी कीपिंग जो होता है ये क्या होता है, ये गोल्डन रिवोल्यूशन होता है। उसके बाद नेक्स्ट याद रख लेना, ये फुल फॉर्म पूछी जा सकती है आप लोगों को। SEZ की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं व्हाट विल हैपन टू द टैक्स रेट्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के टाइम पर आप लोगों का टैक्स रेट में क्या होता है, तो ऑब्वियसली इंक्रीज करवा दी जाती है जब महंगाई बढ़ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है द नीड टू जनरेट द डिमांड। डिमांड को जनरेट करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है, इनकम की होती है। जब लोगों की इनकम होगी, पैसा होगा, तभी तो वो लोग डिमांड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है 75 इफ देर इज ए प्रोपोर्शनल चेंज इन द प्रोडक्ट ड्यू टू द चेंज इन ऑल द इन्वेस्टमेंट मूविंग अलोंग द सप्लाई कर्व इज कॉल्ड है। इसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन द सप्लाई। उसके बाद नेक्स्ट आता है वाई नीड बिकम्स ए डिमांड। डिमांड आवश्यकता जो हमारी है वो डिमांड कब बन जाती है, जब डिजायर टू बाय, जब आप लोगों की इच्छा होगी, खरीदने की आवश्यकता होगी, तो वही क्या बन जाएगी, आप लोग की डिमांड बन जाएगी, डिजायर टू बाय। नेक्स्ट देख लेते हैं इस जनरल रूल ऑफ डिमांड इज क्वांटिटी। क्या होता है, तो डिमांड इंक्रीज होती है और प्राइस डिक्रीज होता है। ये तो ऑब्वियसली है, अगर किसी भी चीज़ की डिमांड इंक्रीज होगी और प्राइस डिक्रीज होता है, ये क्या होता है, डिमांड्स क्वांटिटी होती है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, अगर किसी चीज़ की डिमांड इंक्रीज होती है तो एज प्राइस डिक्रीजेज, तो उसका प्राइस क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर कोई क्वांटिटी है, उसका प्राइस पहले 10 रुपये था, ठीक है, तो उसकी तो डिमांड कम होगी। जब आप लोग उसका जो प्राइस बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली उसकी डिमांड बढ़ाई जाएगी ना, तो ये प्राइस डिक्रीज होने पर आप लोगों की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं विच ऑफ द पेयर ऑफ द गुड्स रिप्रेजेंट द ज्वाइंट डिमांड। तो ज्वाइंट डिमांड क्या होती है, जब दोनों प्रोडक्ट एक साथ बाई किए जाते हैं। तो कंप्यूटर एंड लैपटॉप दोनों एक साथ बाई किए जाएंगे, तो ये किस टाइप की डिमांड हो जाएगी, ज्वाइंट डिमांड हो जाएगी। उसके बाद हु इंट्रोड्यूस द मार्केट रूल। जो मार्केट रूल है वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए थे, तो JB से के द्वारा मार्केट रूल इंट्रोड्यूस किए गए थे। व्हाट इज द डिमांड फॉर लेबर। तो लेबर जो डिमांड करेंगे वो किस टाइप की डिमांड हो जाएगी, वो डेराइव्ड डिमांड हो जाएगी। कैसे, डेराइव्ड। नेक्स्ट देख लेते हैं ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। जो आप लोगों का गरीबी वाला इंडेक्स होता है, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स इन HDR वाज लॉन्च किस ईयर में लॉन्च किया गया, तो ये 1997 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट आता है हु रेगुलेट द ओवरसीज इंडियन स्टॉक मार्केट। जो हमारी जो स्टॉक मार्केट होती है, इसको कौन रेगुलेट करता है, सेबी इसको रेगुलेट करता है। ये क्वेश्चन आप लोगों का FCI में पूछा गया था। सेबी के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। सेबी कब बना था, तो 1988 में सेबी बना था। और इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस कब दिया गया था, तो 1992 में इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया था। और सेबी के बारे में आप लोग इनकी एक हेड भी याद रख लेना, तो माधवपुरी बुक, कौन, माधवपुरी बुक सेबी की पहली बार कोई फीमेल हेड बनी है। तो ये तीनों फैक्ट आप लोग सेबी के बारे में ध्यान रख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आता है इन द सोशलिस्ट इकोनॉमी ऑल द फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड कंट्रोल बाय, किसके द्वारा, स्टेट के द्वारा ओन्ड किए जाते हैं, जो आप लोग की सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग इज एन इसेंशियल करेक्टरिस्टिक्स। जो आप लोगों की इकोनॉमिक प्लानिंग होती है, ये किसका करेक्टरिस्टिक्स होता है, तो ये होता है आप लोगों का सोशलिस्ट इकोनॉमिक का। उसके बाद देख लेते हैं बाई हुज कॉन्ट्रीब्यूशन इज द कैपिटल ऑफ द IMF। जो आप लोगों का जो IMF होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उसके पास जो कैपिटल होता है वो किस तरीके से आता है, तो वो जितने भी मेंबर स्टेट होते हैं उन्हीं के द्वारा वो दिया जाता है, जो IMF का कैपिटल होता है। IMF की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है हमारा व्हाट बेसिस आर सेक्टर क्लासिफाइड इनटू प्राइवेट एंड पब्लिक। तो किस बेस पर ये जो सेक्टर क्लासिफाई किए जाते हैं, बेस ऑन द ओनरशिप ऑफ द एंटरप्राइज। तो इसी बेस पर आप लोग का प्राइवेट एंड जो आप लोग के पब्लिक सेक्टर को क्लासिफाई किया जाता है। हु फर्स्ट एस्टिमेट द नेशनल इनकम इन इंडिया। मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोग ध्यान रखना कि भारत में पहली बार नेशनल इनकम को किसने एस्टिमेट किया था, दादा भाई नेहरू जी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी आप लोगों की, द वेल्थ ड्रेनेज। कौन सी, वेल्थ ड्रेनेज, जो वेल्थ का ड्रेनेज हो रहा था, इसके ऊपर बुक किसने लिखी थी, दादा भाई नेहरू जी ने लिखी थी। और किस ईयर में लिखी थी, 1867 में। ये भी फैक्ट आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हु हैज इरेडिकेटेड रूरल पॉवर्टी हैड सपोर्टेड द अडॉप्शन ऑफ द मॉडल। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का APJ अब्दुल कलाम। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है इंडियन इकोनॉमिक रिव्यू। जो इंडियन की जो इकोनॉमिक है उसका रिव्यू कौन पब्लिश करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में इस समय जो इसको हेड कर रही है वो आप लोगों की निर्मला सीतारमन जी है। ये भी फैक्ट आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है हमारा इन विच ईयर वाज द प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन कब बना था, तो ये बना था आप लोगों को 1950 में बना था। और प्लानिंग कमीशन के हेड कौन होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ये फैक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद विच स्कीम वाज फर्स्ट एम्फेसाइज फॉर द रिमूवल ऑफ गरीबी। जो गरीबी के बारे में पहला किस 5 ईयर प्लान में डिस्कस किया गया था, तो ये आप लोगों का 5वां 5 ईयर प्लान था। गरीबी हटाओ का नारा भी इसी उसमें दिया गया था, स्लोगन। नेक्स्ट देख लेते हैं इन विच 5 ईयर प्लान जो फूड स्कीम वाज स्टार्टेड फॉर वर्क। जो फूड स्कीम थी वो किस 5 ईयर प्लान में स्टार्टेड की गई थी, तो 10th में।
उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, द 5 ईयर प्लान फॉर्मेट इज अप्रूव्ड इन इंडिया। जो 5 ईयर प्लान होते हैं इनको कौन अप्रूवल देता है, तो इनको अप्रूवल देता है NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। और ये कब बना था, 1952 में बना था। ये फैक्ट आप लोग याद रख लेना। NDC, जितने भी 5 ईयर प्लान होते हैं इनको अप्रूवल कौन दिया करता था, तो NDC दिया करता था। नेक्स्ट आता है, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। जो पहला 5 ईयर प्लान था उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, तो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट था। नेक्स्ट आता है, और जो सेकंड वाला था उसमें इंडस्ट्री का डेवलपमेंट था, हैवी इंडस्ट्री का डेवलपमेंट था। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, विच 5 ईयर प्लान हैज़ बीन टर्मिनेटेड वंस ईयर। एक कौन सा 5 ईयर प्लान को 1 साल पहले ही टर्मिनेट किया गया था, तो ये था आप लोगों का 5 ईयर, जो 5वां 5 ईयर प्लान था। और इसके बाद क्या आया था, आप लोगों का रोलिंग प्लान आया था, इसको टर्मिनेट करके 2 साल के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, द सेकंड 5 ईयर प्लान वाज, सेकंड वाला किस पे था, तो महालनोबिस मॉडल पता। अगर पूछे पहले वाला किस पे था, तो हेराल्ड डोमर मॉडल पता। तो दोनों मॉडल आप लोगों को ध्यान रखने हैं, पहले वाला हेराल्ड डोमर मॉडल पर था और सेकंड वाला आप लोगों का महालनोबिस मॉडल पर था। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है, इन विच 5 ईयर प्लान हैवी इंडस्ट्री वाज गिवन प्रायोरिटी। तो ये आप लोगों का सेकंड 5 ईयर प्लान था। नेक्स्ट आता है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। ये प्राइम मिनिस्टर होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो नीति आयोग की फुल फॉर्म होती है, इसने किसको रिप्लेस किया है, तो इसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया है, जो कब बना था, 1950 में प्लानिंग कमीशन फाउंड किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, बाय हुम इज़ द पब्लिकेशन ऑफ योजना मैगजीन। जो योजना मैगजीन है इसको कौन पब्लिश करता है, तो इसको पब्लिश करती है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। इसके आप लोगों को मिनिस्टर बताने, इसके हेड कौन है इस समय। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच बैंक वाज फॉर्मली कॉल्ड द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। किस बैंक को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं, तो ये आप लोगों का क्वेश्चन रिपीटेड है, ये FCI में पूछा गया था, तो इसको बोलते हैं SBI। और ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम SBI किस ईयर में चेंज किया गया था, तो 1955 में इसका नाम चेंज किया गया था। उसके बाद आप लोगों को ये फैक्ट भी याद रखना है कि 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था, वो किस ईयर में किया गया था, 1969 में किया गया था। उसके बाद 6 और बैंकों का नेशनलाइज किया गया था, वो किस ईयर में किया गया था, तो 1980 में किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप नेशनलाइज बैंक से ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है, हु डिटरमाइन द इंटरेस्ट रेट ऑन द सेविंग अकाउंट इन ऑल नेशनलाइज कमर्शियल बैंक इन इंडिया। तो इसको कौन डिटरमाइन करता है, तो इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। रिजर्व बैंक के मैंने फैक्ट आप लोगों को ऑलरेडी बता रखे हैं, रिजर्व बैंक की एक वीडियो मैंने प्रोवाइड करवा रखी है। उसके बाद देख लेते हैं, मॉनेटरी एंड लीडिंग पॉलिसी किसके द्वारा अनाउंस की जाती है, ये मैंने आप लोगों को शुरू में ही बता दिया था। मॉनेटरी पॉलिसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अनाउंस की जाती है। इसमें कितने मेंबर होते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भी आप लोग ध्यान रख लेना, जिसमें 6 मेंबर होते हैं, 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, 3 RBI के। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, विच बैंक परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ सेंट्रल बैंक इन इंडिया। तो कौन सा बैंक परफॉर्म करता है, तो ये आप लोगों का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। जो आप लोगों का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका नेशनलाइजेशन कब किया गया था, तो 1949 में किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट आता है, इन विच ईयर द 14 मेजर बैंक वाज नेशनलाइज, 1969। नबार्ड इज एन अब्रिविएशन ऑफ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। नबार्ड की फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नबार्ड कब बना था, ये आप लोग ध्यान रख लेना, 12 जुलाई 1982 को नबार्ड की स्थापना की गई थी। और किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर, तो शिवरामन कमेटी के रिकमेंडेशन पर इसकी स्थापना की गई थी। और बात कर लेते हैं नबार्ड के हेड कौन है इस समय, तो ये है आप लोगों के गोविंद बोल देना बस। क्या है, नबार्ड के हेड इस समय कौन है, गोविंद। उसके बाद नेक्स्ट आता है, विच बैंक आर लिमिटेड टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर एंड रूरल फाइनेंस। तो ये कौन सा बैंक होता है, नबार्ड होता है। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है, हु ओन्स द RRB। जो आप लोग के रीजनल रूरल बैंक होते हैं, इनको कौन ओन करता है, तो इनको जो ओन करता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो इनकी जो ओनरशिप होती है किस तरीके से डिवाइडेड होती है, 50, 35, 15। आप ये वाला फॉर्मूला याद रख सकते हैं। 50% सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, 35% इसमें आप लोगों की जो भी बैंक उसको स्पॉन्सर करता है उसके पास शेयर होता है, और 15% इसमें स्टेट गवर्नमेंट का होता है। तो इसको कौन कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्पॉन्सर बैंक। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है, हु स्पॉन्सर रीजनल बैंक। तो कौन करता है, नेशनल कमर्शियल बैंक करते हैं। विच यूरोपियन यूनियन कंट्री हैज इट्स ओन पर्सनल करेंसी एंड हैज नॉट अडॉप्टेड द यूरो। तो कौन सी कंट्री थी, ये स्वीडन थी, जिसकी खुद की करेंसी है, इसने यूरो को एज ए करेंसी अडॉप्ट नहीं किया था। बाय हुम आर द रुपी नोट इशू। जो आप लोगों का 1 रुपये का नोट है, तो ये किसके द्वारा इशू किया जाता है, तो ये आप लोगों का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया जाता है, न कि RBI के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट आता है, हु साइन द। जो आप लोगों का 1 रुपये का नोट होता है, उस पर साइन कौन करता है, तो उस पर RBI के गवर्नर साइन नहीं करते हैं, उस पर सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो आप लोगों की फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसके जो सेक्रेटरी है उसके साइन होते हैं 1 रुपये के नोट पर। और बाकी जितने भी नोट होते हैं उन पर किसके साइन होते हैं, उन पर RBI के गवर्नर के साइन होते हैं।
उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है इट इज़ नेसेसरी फॉर द चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन टू बी, क्या नेसेसरी है तो वो क्या होना चाहिए, उसके पास एक पर्सन विद एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर, उसके पास पब्लिक अफेयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसका चेयरमैन बनने के लिए, फाइनेंस कमीशन का। टोटल कितने फाइनेंस कमीशन हो चुके हैं तो याद रखना 15वां फाइनेंस कमीशन चल रहा है, इसके हेड कौन है हमारे NK सिंह, तो ये भी फैक्ट आप लोग ध्यान रखना ना, फाइनेंस कमीशन। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हु वाज द चेयरमैन ऑफ द 13, जो आप लोग 13वां जो फाइनेंस कमीशन था उसके चेयरमैन पूछे थे तो ये विजय केलकर थे। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट रेट इज डिटरमिन्ड बाय, जो इंटरेस्ट रेट है वो किसके द्वारा डिटरमिन किया जाता है, तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस के द्वारा। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है हमारा बैंक रेट इज कंसिडर्ड एज द इंटरेस्ट रेट, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑन विच द कमर्शियल बैंक बोरो मनी फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिस रेट पर कमर्शियल बैंक जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मनी को बोरो करते हैं तो उस रेट को बोलते हैं क्या, बैंक रेट, क्या बोलते हैं, बैंक रेट। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है हमारा व्हाट इज द मार्केट फ्रॉम विच मनी कैन बी ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ लोन, तो वो क्या होती है, वो किस टाइप की मार्केट होती है, वो मनी मार्केट होती है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है एट व्हाट रेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोरो मनी फ्रॉम द कमर्शियल बैंक, अब ये उसका उल्टा है, अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मनी बोरो करता है किससे, कमर्शियल बैंक से, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। अगर कमर्शियल बैंक मनी बोरो करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बैंक रेट बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं ट्रेड पॉलिसी इंक्लूड द इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी, वही होती है हमारी ट्रेड पॉलिसी। नेक्स्ट आता है व्हेन इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ अनडिजायरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो प्रॉब्लम होती है ये अनडिजायरेबल हो जाती है, कब हो जाती है, इंपोर्टेंट एक्सपोर्ट वाले टाइम पर। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट होता है फ्री ट्रेड क्या होता है, तो अनकंट्रोल एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस को बोलते हैं फ्री ट्रेड, जिसमें किसी भी तरह का बैरियर नहीं होता है। WTO क्या प्रमोट करता है, WTO प्रमोट करता है मल्टीलेटरल ट्रेड, यानी कि मतलब कि कंट्रियों के बीच में जो ट्रेड है उसको कौन प्रमोट करता है, तो WTO प्रमोट करता है। इसकी जो हेड हो जाए वो हेड आप लोग याद रख लेना, नागोंजी इकोंजा इवेला, तो ये इसकी हेड है, नाइजीरिया की हेड है नागोंजी इवेला, तो इम्पोर्टेंट है। वो WTO कब बना था, तो 1995 में बना था, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर आप लोगों का स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है हु आर द मेन वॉच डॉग ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड, तो कौन होता है, WTO का मेन वॉच डॉग होता है इंटरनेशनल ट्रेड का। नेक्स्ट आता है हमारा हु आर द मेंबर ऑफ द इंडियन ओशियन कोस्टल रीजनल कोऑपरेशन एसोसिएशन, तो इसके मेंबर कौन कौन होते हैं, तो IORS को शॉर्ट में बोलते हैं, तो बांग्लादेश, मॉरिशस एंड इंडिया इसके मेंबर होते हैं। हवाला क्या होता है, तो हवाला होता है इलीगल ट्रेडिंग ऑफ द फॉरेन करेंसी, उसी को बोलते हैं हवाला। नेक्स्ट आता है हु क्वाइंड द टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये जो टर्म थे माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, इनको किसने, तो रैगनर फ्रिश ने, किसने, रैगनर फ्रिश, इसका नाम याद रखने ना, रैगनर फ्रिश ने इनको क्वाइन किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे पूछा भी जा सकता है, रैगनर फ्रिश। उसके बाद नेक्स्ट आता है हु इज कंसिडर्ड विद द माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो किस माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या कंसिडर करते हैं, तो इसमें आप लोग को इंडिविजुअल यूनिट को कंसिडर करके चीज़ों को एनालिसिस किया जाता है। कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र बुक है ये किससे रिलेटेड थी, आप लोगों की पॉलिटिकल गवर्नेंस से रिलेटेड बुक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है फ्रॉम विच लैंग्वेज इज द वर्ड इकोनॉमिक्स, जो इकोनॉमिक्स का वर्ड है किस लैंग्वेज से लिया गया, तो ये लिया गया ग्रीक लैंग्वेज से। तो ये जो इकोनॉमिक्स वर्ड है ये किस लैंग्वेज का, तो ग्रीक लैंग्वेज का होता है। और ये मैंने आप लोग को बता दिया, माइक्रो इकोनॉमिक्स हो या फिर आप लोगों का मैक्रो इकोनॉमिक्स हो, इन दोनों वर्ड को किसने दिया, तो रैगनर फ्रिश, इनका नाम याद रख लेना, कौन है, रैगनर फ्रिश। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है हमारा जो मनी सप्लाई होती है वो किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कंट्रोल की जाती है विद द हेल्प ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। उसके बाद नेक्स्ट आता है हु डिटरमाइन द मार्केट इक्विलिब्रियम ऑफ ए कमोडिटी, तो मार्केट इक्विलिब्रियम ऑफ ए कमोडिटी को कौन डिटरमाइन करता है, द बैलेंस ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई कंट्रोल करता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा टू विच कंट्री इंडिया एक्सपोर्ट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, तो किस कंट्री को हम सबसे ज़्यादा जेम्स एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये आप लोग का US से हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा मटेरियल ऑन विच द इंडिया स्पेंड द मैक्सिमम इंपोर्ट अमाउंट, सबसे ज़्यादा किस पर हम अमाउंट स्पेंड करते हैं, तो आप लोगों का होता है रॉ ऑयल यानी कच्चा तेल। उसके बाद नेक्स्ट आता है पहली बार नेशनल इनकम कमेटी कब बनाई गई थी, तो 1949 में बनाई गई थी, और 1949 में क्या हुआ था, RBI को क्या किया जाता, नेशनलाइज किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट आता है हु डज, जो आप लोग का ई लेटर लिखा रहता है, तो ई का क्या मतलब होता है बैंकिंग में, तो इसका बैंकिंग होता है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। तो जो हमने RBI क्या किया था, इसका हमने इंडिया के पास इसको क्या RBI का वो किया गया था नेशनलाइज 1949 में। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है हमारा द पॉलिसी ऑफ इनकरेजिंग द डोमेस्टिक इंडस्ट्री विद रिस्ट्रिक्शन ऑन द इम्पोर्ट ऑफ द कम्पिटिटिव गुड इज कॉल्ड है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोटेक्शन पॉलिसी। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा
व्हाट इज द साइमल्टेनियस प्रेजेंस ऑफ द हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड हाई रेट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, यानी कि इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा है, तो उस कंडीशन को बोला जाता है स्टैग इन्फ्लेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कंडीशन, आपसे पूछी जा सकती है। व्हाट इज द इकोनॉमी दैट हैज़ नो रिलेशन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो ऐसी कौन सी इकोनॉमी होती है जिसका दुनिया की बाकी अदर इकोनॉमी के साथ कोई भी रिलेशन नहीं होता, तो इस टाइप की इकोनॉमी कहलाती है क्लोज इकोनॉमी, लाइक आप लोग की जो नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, जो फेरा होता है कि इसको किसने रिप्लेस किया था, तो इसको रिप्लेस किया था फैमा ने। दोनों की फुल फॉर्म आप लोगों को पता होनी चाहिए। फेरा की होती है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट होती है, और जो फैमा होती है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट होती है। तो एक बार फिर से बता देता हूँ, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट होती है फेरा की, और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट होती है फैमा की फुल फॉर्म। उसके बाद नेक्स्ट आता है, जो जवाहर रोजगार योजना थी ये कब इम्प्लीमेंट की गई थी, तो ये गांव में इम्प्लीमेंट गई थी, ग्राम पंचायत में। नेक्स्ट आता है हमारा, हाउ मच इज द अमाउंट एनुअल प्रीमियम ऑफ द प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसका 436 है, मैंने आप लोगों को बता दिया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, व्हाट इज द प्रधानमंत्री जीवन ज्योति इंश्योरेंस स्कीम, तो ये किस तरह का एक लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, इन विच ईयर वाज द लॉन्च ऑफ प्रधानमंत्री जनधन योजना, किस ईयर में लॉन्च की गई थी, 2014 में लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट आता है हमारा, विच इंक्रीज इन गैस लीड्स टू द ग्लोबल वार्मिंग, तो कौन सी गैस का इंक्रीज ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है, तो ये बढ़ाता है आप लोगों का कार्बन डाइऑक्साइड को। नेक्स्ट आता है हमारा, विच स्कीम वाज रिप्लेस बाय द APY, तो APY रिप्लेस स्कीम ने किसको रिप्लेस किया, तो इसने किया स्वावलंबन स्कीम को। नेक्स्ट आता है हमारा, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, तो इसके जो उज्ज्वला योजना की मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो गिविंग द LPG कनेक्शन टू BPL फैमिली। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो है ये क्या थी, तो ये आप लोगों का प्लान था फॉर ब्रिंगिंग ग्रीन रिवोल्यूशन इन ईस्टर्न इंडिया, ये क्या था, एक तरीके का प्लान था। उसका नेक्स्ट आता है हमारा, अंडर प्रधानमंत्री मैटरनिटी कोऑपरेशन स्कीम लॉन्च इन ईयर 2010, हाउ मच अमाउंट इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ असिस्टेंट टू वुमेन उन बिकम ए मदर ओवर 19 ईयर ऑफ एज, तो कितने अमाउंट प्रोवाइड किया जाता है, तो आप लोग ध्यान रख लेना 6000 अमाउंट प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा, देयर इज ए वेलफेयर स्कीम लॉन्च बाय द प्राइम मिनिस्टर अंडर विच डोमेस्टिक LPG कनेक्शन विल बी गिवन, ये तो आप लोगों को पता ही है, उज्ज्वला योजना होती है। नेक्स्ट आता है हमारा, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कोज ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशन, तो किसकी बुक है ये आप लोग ध्यान रखना, एडम स्मिथ की बुक है वेल्थ ऑफ द नेशन। नेक्स्ट आता है हमारा, who define the लगान as the part of the land which is paid to the जमींदार for the use of the original and imperishable power to the soil, तो इसको कौन बोलता है, इसको बोलते हैं रिकार्डो। नेक्स्ट आता है हमारा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द टैक्स रेवेन्यू ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो होता है कॉर्पोरेशन टैक्स, ज़्यादा रेवेन्यू देता है इंडिया को, हमारी गवर्नमेंट को। नेक्स्ट आता है हमारा, द कॉमन करेंसी इंट्रोड्यूस इन द 11 यूरोपियन नेशन इज कॉल्ड एज द, क्या थी वो आप लोगों की यूरो करेंसी थी। नेक्स्ट आता है हमारा, वैल्यू एडेड टैक्स दुनिया में पहली बार कहाँ पर अप्लाइड किया गया, तो फ्रांस में अप्लाइड किया गया था। GST दुनिया में पहली बार कहाँ अप्लाइड किया गया था, 1954 में, तो वो भी आप लोगों का फ्रांस में ही था। नेक्स्ट आता है, वैट इज लीव्ड ऑन ऑल स्टेज, वैट को लगाया जाता है किसमें, जो प्रोडक्शन एंड सेल की हर एक स्टेज पर वैट को, वैल्यू एडेड टैक्स को लगाया जाता है। इंडिया में पहली बार वैट किस स्टेट में लगाया गया था, और वैट किस ईयर में लगाया गया था, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। GST क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, अगर इसमें N लगा दिया तो नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, और ये किस तरीके का एक इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स की मैंने ट्रिक आप लोगों को बता दी है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ द विजुअल एक्सपोर्ट एंड विजुअल इंपोर्ट, तो उन दोनों के बीच की जो वैल्यू का डिफरेंस होता है उसको ट्रेड बैलेंस बोलते हैं। नेक्स्ट आता है, जो रियल एस्टेट होता है किस सेक्टर को बिलोंग करता है, ये थर्ड सेक्टर यानी टर्सरी सेक्टर को बिलोंग करता है। विच सेक्टर इज आल्सो कॉल्ड द सर्विस सेक्टर, थर्ड जो तो आप लोग का टर्सरी सेक्टर होता है उसी को क्या बोलते हैं, सर्विस सेक्टर बोलते हैं। जैसे आप लोग का बैंकिंग वाला सेक्टर हो गया, और बहुत सारे सेक्टर हो गए जहाँ आप लोगों को ट्रांसपोर्टेशन होगा, जहाँ आप लोगों को सर्विस मिलती है, ये आप लोगों का BPO टाइप के हो गए, तो यहाँ पर किस टाइप के सर्विस सेक्टर में जाएंगे। द इक्विलिब्रियम लेवल पॉइंट इज वेयर द टोटल इनकम इज इक्वल टू द टोटल कॉस्ट, उसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम लेवल पॉइंट, जहाँ पर आप लोगों की इनकम और क्या नाम टोटल कॉस्ट बराबर हो जाए। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, तो ये आप लोगों की CSO है, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। नेक्स्ट आता है हमारा, हु डेवलप द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन, किसने, महबूब उल हक ने, और ये पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट थे, 1990 में इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को एस्टेब्लिश किया था। उसके बाद नेक्स्ट आता है, इन विच द मिनिमम वेज एक्ट, जो पहले जो मिनिमम एक्ट है वो किस ईयर में पारित किया गया था, तो 1948 में पारित किया गया था। व्हेन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी ऑफ एक्स डिक्रीज, जब प्राइस घटेगा, जब उसका प्राइस घटेगा, द डिमांड एक्स फॉर, उसकी जो डिमांड है फॉर एक्स इज डिक्रीज हो जाएगी, मतलब उसका प्राइस इसीलिए घटा है तो उसकी डिमांड कम होगी, तभी तो उसका प्राइस घटा है। उसका नेक्स्ट आता है हमारा, NNP ऑफ ए कंट्री क्या होती है, तो ये आप लोग का ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट्स में से जितना भी आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर दोगे तो उसी को बोलते हैं NNP। और NNP एट फैक्टर कोस्ट, NNP एट फैक्टर कोस्ट ये क्या कहलाता है, नेशनल इनकम। ये डेफिनेशन आप लोगों से पूछी जा सकती है।
नेक्स्ट आता है हमारा इन विच ईयर इज द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम लॉन्च किया गया था, तो 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम को लॉन्च किया गया था, जिसको केसीसी भी बोलते हैं। द पुअर सेव मोर देन रिच, तो ये ए रिलेटिवली स्मॉल पोर्शन ऑफ देयर इनकम, यानी कि जो पुअर वो कम सेव करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इन हुज केस द ग्रीन रिवॉल्यूशन मोस्ट सक्सेसफुल इन इंडिया, तो सबसे ज़्यादा किस क्रॉप पर सक्सेसफुल हुआ था ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो ये आप लोगों का वेट था। हु हैज़ द पास द रजिस्ट्रेशन टू शेड्यूल बैंक, तो कौन देता है इनको, तो उनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देता है। नेक्स्ट आता है हमारा हुज मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन इन रेवेन्यू ऑफ द इंडियन रेलवे, तो इंडियन रेलवे में सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किसका होता है, जो माल ढुलाई होती है, फ्रैट की जो इनकम होती है उसके सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो ये होता है सेलिंग द गवर्नमेंट शेयर, किसी भी कंपनी के जो उसमें अगर गवर्नमेंट शेयर है उनको किसी प्राइवेट कंपनी को बेच देना ही क्या कहलाता है, डिसइन्वेस्टमेंट कहलाता है। नेक्स्ट आता है हमारा जो एसडीआर है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है आप लोगों को। एसडीआर की फुल फॉर्म होती है स्पेशल ड्राइंग राइट, क्या होती है, स्पेशल ड्राइंग राइट होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं रेफ्रिजरेटर वर्क इन केमिस्ट शॉप आर इन द एग्जाम्पल, होते हैं किस टाइप का एग्जाम्पल है, तो ये आप लोगों का कंज्यूमर गुड्स का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है विच इज द ओल्डेस्ट मजदूर संघ ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, तो ये कौन थी, ऑल इंडिया मजदूर संघ कांग्रेस सबसे ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन थी मजदूरों के लिए। सेकंड सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी क्या कहते हैं, उसको कंस्ट्रक्शन बोलते हैं सेकंड सेक्टर को, और थर्ड को क्या बोलते हैं आप लोग को, सर्विस सेक्टर बोलते हैं। हाउ फार इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ ए कंट्री फ्रॉम इट कोस्ट, क्या आती है, कितनी दूर तक हो सकते हैं, तो ये 320 किलोमीटर होते हैं उसकी कोस्ट से, जो आप लोगों का किनारा होता है तट से। नेक्स्ट देख लेते हैं व्हेन वाज द ऑयल सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम स्टार्टेड, तो ऑयल सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम इंडिया में कब स्टार्ट हुआ था, 1990 में स्टार्ट हुआ था। विच टर्म इज द मेन आइटम ऑफ द इंडियन एक्सपोर्ट, ये भी आप लोग का क्लोथिंग हम एक्सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है स्मॉल फार्मर आर डिफाइन एज द कंट्री एज द हुज फार्मर विद होल्डिंग एरिया, जिनके पास 1 से लेकर के 2 हेक्टेयर के बीच में लैंड होती है उन्हीं को बोलते हैं स्मॉल फार्मर। नेक्स्ट आता है व्हाट इज मींट बाय द मिक्स फार्मिंग, तो मिक्स फार्मिंग क्या होती है, एनिमल हस्बेंड्री के साथ साथ एग्रीकल्चर भी करना, ये क्या कहलाता है, मिक्स फार्मिंग कहलाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं विच मेथड इज यूज्ड टू मेजर द एग्रीकल्चर इनकम इंडिया, तो कौन सा मेथड होता है जो एग्रीकल्चर को मेजर करने के लिए इनकम को, ये होता है प्रोडक्शन, जितना भी ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतनी ज़्यादा इनकम हो जाएगी। व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ द पीपल फ्रॉम विलेज टू द स्मॉल टाउन एंड लेटर टू द सिटी, तो इस टाइप की मूवमेंट को क्या बोलते हैं, स्टेप वाइज माइग्रेशन, पहले वो क्या करेंगे, विलेज से स्मॉल टाउन में जाएंगे और स्मॉल टाउन से जा करके फिर सिटी में जाएंगे, तो ये स्टेप वाइज माइग्रेशन होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं द प्रॉफिट ऑफ इंडियन बैंक वर्किंग अब्रोड इज, वो किसका पार्ट होता है, अगर कोई इंडियन बैंक अब्रोड वर्क कर रहा है तो वो पार्ट होता है इनकम फ्रॉम एंटरप्राइजेज प्रोफेशन अर्न अब्रोड, कोई भी हमारी एंटरप्राइज है वो अब्रोड से जो इनकम अडोप्ट करेगी या अर्न करेगी वो इसी का पार्ट होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं ड्यूरिंग विच पीरियड द सैलरी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय कैन बी रिड्यूस, तो किस टाइम पर आप लोगों के सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय है उनकी जो इनकम है उसको रिड्यूस किया जाता है, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पर। नेक्स्ट आता है विच इंडस्ट्री आज द मेन बेनिफिट्स ऑफ मुंबई पोर्ट, तो कौन सी इंडस्ट्री होती है, कौन बेनिफिट उठाती है, तो कॉटन वाली और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। नेक्स्ट देख लेते हैं ग्रीन बैंकिंग इज द मेन टू रीच द इन्वायरमेंट बाय डिस्करेजिंग द यूज ऑफ पेपर थ्रू द टेक्नोलॉजी इन बैंक, ये क्या कहलाता है, ग्रीन बैंकिंग वाला होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं द मेन रीजन फॉर पॉवर्टी इन अंडर डेवलप्ड कंट्री, तो क्या मेन रीजन होता है, तो इनकम इनक्वालिटीज का मेन रीजन रहता है। नेक्स्ट देख लेते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द वर्किंग ग्रुप इन रूरल बैंक, 5 रूरल बैंक कब स्टैब्लिश किए गए थे, तो 1975 में भारत में आरआरबी पहली बार एस्टेब्लिश किए गए थे। नेक्स्ट आता है जो फाइनेंस कमीशन होता है ये क्या होता है, ये होता है डिसाइड द शेयरिंग ऑफ द रिसोर्सेज बिटवीन द सेंट्रल एंड और द स्टेट, वो क्या काम करता है, ये काम होता है फाइनेंस कमीशन का। नेक्स्ट आता है द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन के पहले चेयरपर्सन कौन थे, तो ये आप लोगों के फर्स्ट चेयरमैन आप लोग के रामकृष्णा थे, जीवी रामकृष्णा। नेक्स्ट आता है जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑन एन आर्टिकल क्या होता है, बाय सब्ट्रैक्टिंग इनडायरेक्ट टैक्स फ्रॉम द जीडीपी एंड एडिंग सब्सिडी को ऐड करके और टैक्स को माइनस करके तो आपको क्या मिलता है, जीडीपी मिलता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सेंसस 2011, ये कौन से नंबर का था, ये 15वें नंबर का था सेंसस 2011। नेक्स्ट आता है हमारा द लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्रेस द फंक्शनल रिलेशन बिटवीन द किस के बीच में, प्राइस के एंड क्वांटिटी के बीच में रिलेशन स्टेब्लिश करता है। द लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्रेस, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 272 इन रेस्पेक्ट ऑफ द एग्रीकल्चर कमोडिटी इन इंडिया देयर आर ए कमीशन रिलेटेड टू द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो एमएसपी के लिए कौन सा कमीशन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये होता है एसीपीसी, एग्रीकल्चर कमीशन ऑन प्राइस कमीशन, मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्रीकल्चर कॉस्ट ऑन प्राइस कमीशन। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये होता है आप लोगों का जो एमएसपी प्रोवाइड किया जाता है। आप लोगों को ध्यान भी रखना है कि जो एमएसपी प्रोवाइड किया जाता है ये कितनी क्रॉप के लिए, तो 23 क्रॉप के लिए प्रोवाइड किया जाता है। जो गन्ना होता है, जो शुगर होता है, उसके लिए आप लोगों का एफआरपी प्रोवाइड किया जाता है। क्या एफआरपी, देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा
बाई होम इज द मॉनेटरी पॉलिसी किसके द्वारा, तो मैंने आप लोगों को बता दिया, आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है। इंडिया का जो सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक कौन सा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो 1955 में बना था। उससे पहले इसको क्या बोला जाता था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बोला जाता है। जो फाओ होता है इसकी फुल फॉर्म मैंने आप लोगों को बता रखी है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन होती है। व्हाट डू ओपन मार्केट क्या होती है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाई आरबीआई, आरबीआई के द्वारा जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी होती है उनको खरीदना और बेचना क्या कहलाता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन कहलाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द करंट करेंसी सिस्टम इन इंडिया इज मैनेज बाय, तो कौन मैनेज करता है, आरबीआई। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मिक्स इकोनॉमी, मिक्स इकोनॉमी का क्या मतलब होता है, को एग्जिस्टेंट ऑफ द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर, तो उसी को बोलते हैं मिक्स इकोनॉमी। When a leather industry generate water pollution by discharging into waste into the river, the cost incurred in health risk is called as the social cost. उसके बाद देख लेते हैं, आफ्टर द रतन टाटा हु इज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम आउटसाइड द टाटा फैमिली टू बी इलेक्टेड द हेड ऑफ द टाटा ग्रुप, तो ये कौन थे, साइरस मिस्त्री थे, जो आउट ऑफ फैमिली थे, टाटा की मेन फैमिली से। उसके बाद नेक्स्ट आता है, इन विच इकोनॉमिक सिस्टम द गवर्नमेंट डिसाइडेड द डिफरेंट थिंग्स विल बी प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के हिसाब से प्रोडक्शन किया जाता है, तो ये आप लोग का सोशलिस्ट होता है, जिसको समाजवाद बोलते हैं, क्या, सोशलिस्ट। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा, विच इंडियन बैंक इनकम द फर्स्ट इंडियन टू रीच द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 100,000 यानी 1,00,000 करोड़, तो ये कौन सा बैंक था, ये आप लोगों का आईसीआईसी बैंक था। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा, इंटरेस्ट पेड टू द बैंक ऑफ द क्रॉप्स लोन, किस तरह का इंटरेस्ट होता है, तो ये ग्रेचुइटी पेमेंट होती है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, इन विच टाइप ऑफ मार्केट ए बिजनेस एसोसिएशन इज अनेबल टू कंट्रोल द प्राइस, तो किसमें, तो फुल कंपटीशन में आप लोगों की प्राइस को कंट्रोल करना ईजी नहीं होता है। नेक्स्ट आता है, विच क्लासिफिकेशन इज द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री ऑन द बेस ऑफ द रॉ मटेरियल, तो ये होता है एग्रो बेस, और नेक्स्ट होता है हमारा मिनरल बेस। नेक्स्ट आता है हमारा, इन विच ईयर द ग्रेट रिसेशन 1929 को आया था, मैंने बता रखा है। द ओनली सोर्स ऑफ द हाईएस्ट रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट इंडिया क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स कौन कौन से होते हैं, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। सेल्स आर एग्जाम्पल ऑफ किसका, जो इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल होता है, जो सेल्स टैक्स होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, हाउ मेनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर द, फैक्टर के कितने प्रोडक्शन होते हैं, तो ये आप लोगों के प्रोडक्शन के 4 फैक्टर होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज द पॉलिसी रिलेटेड टू द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो ये आप लोगों की फिजिकल पॉलिसी होती है, जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बताती है। व्हाट इज द नेशनल इनकम, नेशनल इनकम क्या होती है, इट इज़ द मनी वैल्यू, जो मनी की वैल्यू होती है गुड्स एंड सर्विस की, जो एक साल में प्रोड्यूस की जाती है किसी भी कंट्री में। नेक्स्ट आता है हमारा, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट आता है हमारा, इनकम ऑफ ए इंडियन वर्किंग अब्रोड, वो किसका पार्ट होता है, शेयर ऑफ ए नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द इनकम एंड कंजप्शन, तो इनकम एंड कंजप्शन में कैसा रिलेशन होता है, तो ये डायरेक्ट रिलेशन होता है, किसमें, इनकम एंड कंजप्शन में। नेक्स्ट देख लेते हैं, कलेक्टिव कंजम्पशन क्या होता है, तो जो कलेक्टिव कंजम्पशन होता है, कंजम्पशन बाय द सिटीजन बाय ऑफ ए कंट्री, तो उसको बोलते हैं कलेक्टिव कंजम्पशन। नेक्स्ट आता है, व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन ए कंट्री ओवर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको नेशनल इनकम बोलते हैं। व्हाट इज नेशनल इनकम, तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम। नेक्स्ट आता है हमारा, ट्रांसफर पेमेंट मीन्स द बेनिफिट रिसीव्ड बाय, तो ये क्या होता है, ये होता है आप लोगों का द पब्लिक फॉर्म ऑफ पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड एक्सेट्रा। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा, तो जीडीपी होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द प्राइस, क्या होता है, द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन द एक इकोनॉमी की एक साल में जो मार्केट वैल्यू होती है। नेक्स्ट है, हु रिसीव द मैक्सिमम टैक्स इनकम बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कौन सा टैक्स मिलता है, तो कॉर्पोरेशन टैक्स मिलता है। इन द केस ऑफ द डायरेक्ट टैक्सेस द पेमेंट लाइबिलिटी एंड द फुल बर्डन ऑफ द टैक्सेस आर सिचुएटेड ऑन किसके ऊपर, द पर्सन जो टैक्स जिसके ऊपर टैक्स लगाया गया है। बैंक डिपॉजिट कैन बी विड्रॉल विदाउट नोटिस, तो वो किस टाइप के डिपॉजिट होते हैं, डिमांड डिपॉजिट होते हैं, जिनको विदाउट नोटिस विड्रॉ किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है, इन विच टाइप ऑफ मार्केट, एक वेंडर होगा और एक ही बायर होगा, इसे मोनोपोली में होता है। द टर्म मोनोपोली, जो मोनोपोली किससे रिलेटेड, तो ये कैपिटलिज्म से रिलेटेड है, ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। व्हाट मार्केट सिचुएशन डज ए बायलैटरल मोनोपोली, तो क्या होता है, एक सेलर होगा और एक बायर होगा, किसमें, मोनोपोली में। देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है, विच आर द एब्सोल्यूट फॉर्म ऑफ मार्केट, मार्केट की जो एब्सोल्यूट फॉर्म्स होती है वो कौन कौन सी होती है, तो कंप्लीट कंपटीशन होती है, कौन सी, मोनोपोली वाली। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता हमारा, ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब होता है, तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द ग्लोबल की जितनी भी अदर इकोनॉमी उनके साथ। नेक्स्ट आता है, पुट एंड रिमूव किस पॉलिसी में होता है, आप लोगों का कैपिटलिज्म में होता है। पुट एंड रिमूव फेवरेबल ट्रेड बैलेंस ऑफ ए कंट्री मीन्स द एक्सपोर्ट आर मोर देन द इम्पोर्टेंट, जब आप लोगों के एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगे इंपोर्ट कम होंगे, तो वो किस तरीके का हो जाएगा, फेवरेबल ट्रेड बैलेंस हो जाएगा, किसका, फेवरेबल, वो फेवर में होगा किसी भी इकोनॉमी के। नेक्स्ट देख लेते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री डिपेंड किस पर डिपेंड करता है, उसमें क्या क्या नेचुरल रिसोर्सेज है, क्या कैपिटल फॉर्मेशन और क्या मार्केट का साइज है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, द डिक्लाइन इन द डिमांड फॉर ए कॉमन कम्योडिटी इज अकम्पेन्ड बाय द ऑल फॉल इन द कंज्यूमर्स इनकम।
नेक्स्ट आता है हमारा जो गोल्ड बुलियन है, ये किससे रिलेटेड, देयर इज ए नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द गोल्ड, तो उसी को क्या बोलते हैं, गोल्ड बुलियन। नेक्स्ट आता है अनदर नेम ऑफ द वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम क्या होता है, तो इंडियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट इसका वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम होता है। बाय हुम डज द वर्गीज कुरियन एसोसिएटेड, तो वर्गीज कुरियन किससे रिलेटेड, तो व्हाइट रिवॉल्यूशन थे, ऑपरेशन फ्लड कब आया था, 1970 में। उसके बाद देख लेते हैं व्हाट इज द ब्राउन रिवॉल्यूशन, ब्राउन क्या होता है, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का प्रोडक्शन क्या कहलाता है, ब्राउन रिवॉल्यूशन। द कंसेप्ट ऑफ द स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस किस कंट्री में, इंडिया में, इसकी फुल फॉर्म क्या थी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। व्हाट वर द एसपीजी एस्टेब्लिश इन इंडिया टू इंक्रीज द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने के लिए हमने SEZ बनाए थे। इंडियाज मेजर कमर्शियल क्रॉप कौन कौन सी, हमारी जो कमर्शियल क्रॉप होती है कॉटन, ऑयल सीड, जूट एंड शुगर कैन, ये गए कैसे हमारी कमर्शियल क्रॉप है। नेक्स्ट देख लेते हैं व्हाट इज द कमोडिटी रेगुलेशन बिटवीन द टू कंट्री, तो उसको क्या बोलते हैं, बायलैटरल ट्रेड बोलते हैं, किन्हीं भी दो कंट्री के बीच के ट्रेड को। ड्यू टू द व्हाट अदर थिंग्स आर इक्वल, द रीजन फॉर द डिक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड, कमोडिटी कैन बी इंक्रीज इन द प्राइस। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट होता है हमारा टोमेटो प्राइस विल इंक्रीज इन डोमेस्टिक मार्केट इफ, टमाटो का प्राइस डोमेस्टिक मार्केट में कब बढ़ सकता है, ये बढ़ेगा तब जब आप लोग फ्रेश टमाटर को एक्सपोर्ट कर देंगे किसी अदर कंट्री में, तो हमारे यहाँ जो उनकी जो सप्लाई है मार्केट में कम हो जाएगी। जब सप्लाई कम हो जाती है तो आप लोगों का जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, और जब डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली प्राइस तो हाइक हो ही जाएंगे। उन व्हाट इज द डिमांड लो बेस, तो किस पर बेस होता है, जो प्रायोरिटी ऑफ द कंज्यूमर। डिमांड इन्फ्लेशन क्या होता है, इस सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड, जब आप लोगों की डिमांड ही बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो डिमांड इन्फ्लेशन कहलाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं विच इज़ द हाईएस्ट फाइनेंस बॉडी ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, तो ये आप लोगों की कौन होती है, सिडबी होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं व्हाट व्हेन वाज द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया को कब एस्टेब्लिश किया था, तो 1964 में एस्टेब्लिश किया गया था। हु रेगुलेट द फंक्शन ऑफ द स्टॉक मार्केट, को कौन रेगुलेट करता है, सेबी करता है, ऑलरेडी बता चुका हूँ। नेक्स्ट आता है हमारा एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया इज कैलकुलेटेड बाय प्रोडक्शन मेथड, किस मेथड से, ये भी मैंने आप लोगों को ऊपर करवा दिया है। नेक्स्ट आता है रामाराव कमेटी किसको बिलोंग करती, तो डिफेंस रिलेटेड थी रामाराव कमेटी। नेक्स्ट आता है हमारा विच थ्री मेनी पीरियड इन कंट्री आर सेलिब्रेटेड द प्लानिंग हॉलीडे, तो ये कौन कौन से, तो 1966 से लेकर के 69 तक 3-3 साल के एक साल के लिए 5 ईयर प्लान लाए गए थे, 5 ईयर नहीं 1 ईयर के प्लान लाए गए थे 1966 में। और इसी के टाइम पर क्या हुआ था आप लोग का, ग्रीन रिवॉल्यूशन भी हुआ था, ये भी फैक्ट आप लोग याद रख सकते हो, कब, 1966 में। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा द टाइम पीरियड ऑफ द एनुअल प्लान, जो एनुअल प्लान 2 साल के लिए लाए गए थे, 1-1 साल के, तो ये आप लोगों के 1990 से 91 और 91 से 92, तब भी यहाँ भी 1-1 साल के 2 ईयर लाए गए थे, और 3 साल के लिए 1-1 लाए गए थे, वो आप लोगों का 1966 से लेकर के 69 के बीच लाए गए थे। विच स्कीम इज इंट्रोड्यूस द स्लेव ग्रोबी हटाओ का जो नारा किस 5 ईयर प्लान में दिया गया था, तो 5वें में दिया गया था। विच 5 ईयर प्लान वाज एम एट द फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो किस 5 ईयर प्लान की थीम थी, ये आप लोगों की 12th वाले की थी। तो नेक्स्ट देख लेते हैं विच 5 ईयर प्लान हैड डिस्क्राइब द ह्यूमन डेवलपमेंट एज द रूट ऑफ द एफर्ट फॉर ऑल द डेवलपमेंट, तो ये किस में बात की गई थी, आप लोगों की 8वें FY पे की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं जो पहला 5 ईयर प्लान था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये किस पर बेस्ड था, ये हेराल्ड डोमन पर बेस्ड था, और जो दूसरा था वो आप लोगों का मालोनोबिस मॉडल पर बेस्ड था। उसके बाद देख लेते हैं विच 5 ईयर प्लान वाज ओनली फॉर 4 ईयर, कौन सा 5 ईयर प्लान सिर्फ 4 ईयर के लिए था, ये आप लोगों का ये आप लोगों का 5वां 5 ईयर प्लान था, इसको 1977 में ख़त्म कर दिया गया था। और उसके बाद क्या लाया गया था, आप लोगों की जनता पार्टी की सरकार के द्वारा क्या लाया गया था, रोलिंग प्लान लाया गया था, तो ये भी फैक्ट आप लोग ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं हु हैड गिवन द प्रायोरिटी टू द प्लान हॉलीडे इंडस्ट्री, तो इसमें किसको दिया गया था, तो सेकंड 5 ईयर प्लान में। नेक्स्ट आता है हमारा सोशल फॉरेस्ट स्कीम वाज लॉन्च बाय द ड्यूरिंग द 5वां जो 5 ईयर प्लान था। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं नीति आयोग हैज बीन क्रिएटेड इन प्लेस ऑफ प्लानिंग कमीशन, किस, तो ये नीति आयोग की फुल फॉर्म पूछिए, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, कब बना था, 2015 में बना था। इसके अगर CEO कौन है इस समय, तो ये आप लोगों के परमेश्वरन अय्यर है, और इसके जो चेयरमैन है हमेशा कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और इसके जो वाइस चेयरमैन है ये कौन है इस समय, सुमन बेरी है। तो दोनों फैक्ट आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारा होता है इन विच ईयर इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट पॉलिसी वाज लॉन्च, तो ये 1991 में LPG रिफॉर्म आए थे। उसके बाद देख लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या था, ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। तो नंबर ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक इन इंडिया करंट में कितने हैं, 12 हैं। उसके बाद देख लेते हैं और पेमेंट बैंक पूछा गया था, तो पेमेंट बैंक कितने, तो आप लोगों के 5 है, और कमर्शियल बैंक इंडिया में टोटल 12 हैं। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं विच कमीशन प्रिपेयर द फिस्कल पॉलिसी, को कौन बनाता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बनाती है। मॉनेटरी पॉलिसी को कौन बनाता है, RBI बनाता है।
नेक्स्ट देख लेते हैं, इन विच ईयर वाज द नेशनलाइजेशन ऑफ द रिजर्व बैंक। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन कब किया गया था, तो ये 1949 में किया गया था। उसके बाद देख लेते हैं, इन्फ्लेशन डिस्ट्रीब्यूट इनकम वेल्थ इन हुज फेवर। तो किसके फेवर में, तो जो धनी लोग होते हैं, वेल्थी वाले। उसके बाद देख लेते हैं, टू होम इंडिया एक्सपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी। हम किस कंट्री को इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करते हैं, तो हम बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। नाबार्ड की फुल फॉर्म पूछी गई, तो नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। कब बना था, 12 जुलाई 1982 को बना था। किस कमेटी पर, शिवरामन कमेटी के बेस पर। और इसके हेड कौन है इस समय, गोविंद राजालू चिंतालू इसके करंट में हेड है इस समय। नेक्स्ट देख लेते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर एंड रूरल, नाबार्ड किस पर वर्क करता है, तो आप लोगों को पता ही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट प्रिंसिपल डिड महात्मा गांधी यूज टू रिमूव द इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। तो कौन सा प्रिंसिपल यूज करते थे, द प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टवर्थीनेस। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोगों से पूछा जा सकता है। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 390, 1 रुपये नोट पर किसके साइन होते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको क्या करता है, इशू करता है। और जितने भी कॉइन होते हैं उनको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। और 1 रुपये के नोट पर जो सिग्नेचर होते हैं, सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस वाले जो होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसके सेक्रेटरी के सिग्नेचर होते हैं, न कि रघुराव जो हमारे गवर्नर है उनके। नेक्स्ट देख लेते हैं, हु इज अथोराइज इशू को कौन, जो कॉइन इनको कौन अथोराइज करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है। इन विच ईयर इंडिया स्टार्टेड था, जो आप लोगों का करेंसी सिस्टम था, इंडिया ने किस ईयर में उसको अडॉप्ट किया था, स्टार्ट किया, तो 1957 में किया था। तो CRR की फुल फॉर्म होती है कैश रिजर्व रेशियो होती है। तो नेक्स्ट आता है हमारा रिजर्व इन द एक्सेस ऑफ स्टैट्यूटरी मिनिमम कैपिटल। जो हमारा जो क्या नाम RBI होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, वो जो करेंसी छापता है वो किस बेस पर छाप करता है, तो वो छापता है रिजर्व, जो मिनिमम रिजर्व होता है। तो मिनिमम रिजर्व पर सरप्लस रिजर्व जो रहता है उसके बेस पर करेंसी को प्रिंट किया जाता है। रिसेंटली द लार्जेस्ट सिंगल आइटम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंडिया हैज़ बीन द पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट। सबसे ज़्यादा हमारा जो पैसा है वो कहाँ पर जाता है, जो हमने बोरो कर रखी मनी, उसका जो इंटरेस्ट पे करने में ही इंडिया का सबसे ज़्यादा पैसा जाता है। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है, ये फाइनेंसिंग तब होती है जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किससे पैसा लेती है, RBI से लेती है। आप लोगों ने देखा भी होगा कई कई बार RBI जो है पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देती है। वो किस केस में दिया जाता है, जब डेफिसिट फाइनेंसिंग होती है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बार्टर सिस्टम। जो बार्टर सिस्टम होता है ये क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, होता है एक्सचेंज ऑफ द गुड्स विद द गुड्स, जो आप लोगों का सिंधु सभ्यता में चलता था, उसी को बोलते हैं बार्टर सिस्टम। नेक्स्ट आता है हमारा CRR कैश रिजर्व रेशियो एंड द वेरिएंस इन ओपन मार्केट ऑपरेशन, हुज मीन्स आर। ये किसके टूल होते हैं, ये आप लोगों के मॉनेटरी पॉलिसी के टूल होते हैं। WTO कब बना था, तो 1995 में बना था। और WTO क्या करता है, मल्टीलेटरल ट्रेड को प्रमोट करता है। नेक्स्ट आता है हमारा हु आर द मेन वॉचडॉग, ये तो आप लोगों ने बताया WTO होता है। नेक्स्ट आता है हमारा फर्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स किसने दी, तो रैगनर फ्रिश ने द्वारा, किसने, रैगनर फ्रिश के द्वारा ये टर्म दिए गए थे, आप लोग ध्यान रखना। उसके बाद आता है हु सेड द इकोनॉमिक इज द साइंस ऑफ मनी, ये किसने कहा था, एडम स्मिथ ने कहा था। इनकी बुक का नाम भी आप लोग को याद रखना, वेल्थ ऑफ नेशन, किसकी बुक है, ये एडम स्मिथ की बुक है। नेक्स्ट आता है कंज्यूमर डोमिनेंस मींस क्या होता है, कंज्यूमर आर फ्री टू स्पेंड देयर इनकम एज दे विश, तो ये होता है कंज्यूमर डोमिनेंस। नेक्स्ट आता है हमारा व्हेन एग्जैक्टली डज द इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीज, तो कब इंक्रीज होते हैं, तो ये होते हैं आप लोगों के देयर इज अ डिक्रीज इन द सप्लाई एज वेल एज द इंक्रीज इन द डिमांड। सप्लाई डिक्रीज हो जाए तो भी प्राइस बढ़ जाएंगे, डिमांड इंक्रीज हो जाए तब भी आप लोगों के प्राइस बढ़ जाएंगे। तो नेक्स्ट आता है हमारा उन विच एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द मैक्सिमम ड्यू टू सब्सिडी, तो किस पर, ऑयल पे। नेक्स्ट देख लेते हैं नेशनल इनकम ऑफ ए नेशन क्या होती है, द सम ऑफ द प्रोडक्शन इनकम इन द, जो आप लोग की रुपये में वैल्यू होती है, जो जितना प्रोडक्शन होता है वही क्या होती है, आप लोगों की नेशनल इनकम होती है। उसके बाद ध्यान रख लेना एन अनोनिमिटी गिवन टू द कस्टमर ऑफ ए बैंक फॉर डिडक्टिंग द चेक इन एक्सेस ऑफ द डिपॉजिट, एक्स्ट्रा अमाउंट निकालने को क्या बोलते हैं, ओवरड्राफ्ट बोलते हैं, आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं फॉर विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट डज द CSCP रिकमेंड, तो CSCP क्या रिकमेंड करता है, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं, टोटल 23 प्रोडक्ट होते हैं जिनके द्वारा MSP मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस डिक्लेयर किया जाता है। और जो आप लोगों का शुगर होता है उसके लिए क्या डिक्लेयर किया जाता है, FRP। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा जीवन आस्था स्कीम रिलेटेड टू द इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग वाज लॉन्च इन, किस ईयर में लॉन्च की गई थी जीवन आस्था स्कीम, तो 2008-9 में लॉन्च की गई थी भाई। LIC क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होता है। कब बना था, ये 1956 में बना था। और इस समय इसके हेड कौन है, MR कुमार, ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा राज्यसभा हैज नो रिप्रेजेंटेशन इन विच फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द पार्लियामेंट, तो किस कमेटी पर राज्यसभा की कोई भी मेंबर नहीं होते, तो आप लोगों की होती है एस्टीमेट कमेटी। नेक्स्ट आता है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट पैटर्न इन एग्रीकल्चर इंडिया, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इंडिया में, जो उसमें अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बेरोजगारी है वो किस टाइप के, तो वो सीजनल बेरोजगारी एंड डिस्गाइज बेरोजगारी है, सीजनल एंड डिस्गाइज ओनली। नेक्स्ट आता है हमारा ऑन व्हाट बेसिस आर द सेक्टर क्लासिफाइड, जो सेक्टर है वो किस बेस पर क्लासिफाई किया, तो ओनरशिप के बेस पर, प्राइवेट होगा कि हमारा पब्लिक सेक्टर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रोडक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट मोस्टली बाय नेचुरल प्रोसेस इज एक्टिविटी, वो किस टाइप का होता है, ये आप लोगों का प्राइमरी सेक्टर में जहाँ पर प्रोडक्शन की बात होती है वो प्राइमरी सेक्टर होता है। सेकेंडरी सेक्टर वो मैन्युफैक्चरिंग वाला होता है, इंडस्ट्री वाला होता है। और जो हमारा थर्ड सेक्टर होता है ये आप लोग का सर्विस सेक्टर होता है, जैसे बैंकिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, BPO हो गया, ये सारे सर्विस सेक्टर के एग्जाम्पल हैं।
नेक्स्ट देख लेते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो करेंसी इशू करता है वो मिनिमम रिजर्वेशन के बेस पर करता है, कितना भी उसके पास रिजर्व है तो जितना रिजर्व होगा उतनी ही करेंसी प्रिंट की जा सकती है। इंदिरा आवास योजना, इंदिरा आवास योजना इज ए स्कीम एसोसिएटेड टू पीपल, ये सभी घर को क्या नाम, जितने भी पुअर विलेजर है उनको घर देना ही क्या आती है, हमारी इंदिरा हाउस योजना थी। इसकी फुल फॉर्म पूछी तो इसकी फुल फॉर्म प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इसकी फुल फॉर्म होती है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, इन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना मैक्सिमम लोन कितने का दिया जा सकता है, तो 10 लाख का दिया जाता है। शिशु तरुण किशोर, शिशु तरुण किशोर इसकी 3 कैटेगरी होती है। एक कैटेगरी में आप लोग का 0 से 5 लाख का, 5 फिर आप लोगों का 5 से 10 लाख का मैक्सिमम लोन दिया जाएगा, इसमें वो 10 लाख का दिया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, हु इम्प्लीमेंटेड द सीनियर पेंशन इंश्योरेंस स्कीम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2017, तो LIC थी। LIC के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द रूसा, जो रूसा प्लान राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान था, रूसा की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जो स्कीम है कब लॉन्च की, 2013 में लॉन्च की गई थी। इसका एम पूछा क्या एम था, तो इसका एम था टू प्रोवाइड द फाइनेंस टू द हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा, विच प्रोग्राम एम्स टू प्रमोट द सेविंग अमंग रूरल वुमेन, तो ये कौन सा प्रोग्राम था, तो महिला समृद्धि योजना थी। विच US प्रेसिडेंट हैड अनाउंस द न्यू सिस्टम फॉर इकोनॉमिक अचीवमेंट एज ए रिजल्ट ऑफ द ग्रेट रिसेशन, तो वो कौन से प्रेसिडेंट थे US के, तो ये थे FDR फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, फ्रॉम विच फंड कैन बी इनकर्ड विदाउट द अनएक्सपेक्टेड अप्रूवल ऑफ द फंड, तो आप लोगों को फंड बिना एक्सपेक्टेड से कहाँ से निकाल सकते हैं, कोई भी अप्रूवल नहीं चाहिए होता है, तो ये होता है आप लोगों का कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। व्हाट इज द वैल्यू एडेड टैक्स, वैट क्या होता है, ये होता है ए सिंगल टैक्स विच इज टैक्स ओवर द स्टेट टैक्स ऑफ द सर्विस चार्ज एंड टर्नओवर। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज द पार्ट ऑफ द नेशनल डेट, तो नेशनल डेट का पार्ट क्या होता है, तो होता है आप लोगों का द अमाउंट ऑफ द बोरोड फ्रॉम द अब्रोड, जो आप लोग अब्रोड से जो गवर्नमेंट अमाउंट बोरो करती है उसी को बोलते हैं नेशनल डेट का जो पार्ट होता है। इफ मनी इज वेरी हाई एंड गुड्स आर वेरी लो देन द सिचुएशन इज इन्फ्लेशन, आप लोगों की मनी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, गुड्स आर वेरी लो, उनकी मार्केट की सप्लाई कम हो जाएगी, तो उसको क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो नेक्स्ट आता है हमारा, द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, वो क्या होता है, ट्रेड बैलेंस होता है। वो ट्रेड बैलेंस किसी भी इकोनॉमी के फेवर में कब होता है, जब उसका एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है और इम्पोर्ट कम होता है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, हु बिलोंग टू द ट्रेजरी सेक्टर, तो जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड होता है मैंने आप लोगों को बता दिया, वो ट्रेजरी सेक्टर को बिलोंग करता है। रियल एस्टेट किस में आएगा, ये भी टर्सरी सेक्टर में आ जाएगा रियल एस्टेट। नेक्स्ट आता है बैंक सर्विस, ये भी किस में आ जाएगी, टर्सरी सेक्टर में आ जाएगी। उसके बाद आता है एग्रीकल्चर, आप लोगों का प्राइमरी सेक्टर में आ जाता है। और नेशनल इनकम इंक्लूड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू हाउस, तो वो भी नेशनल इनकम में काउंट किया जाएगा। When was the MOU, MOU इसकी फुल फॉर्म भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है। ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था, तो 1987-88 में ये इंट्रोड्यूस किया गया था। व्हाट इज द सिचुएशन इन विच टोटल इनकम इक्वल टू द टोटल, जो आप लोग का इक्विलिब्रियम होता है जिसमें इनकम एंड कॉस्ट बराबर हो जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा, व्हाट इज द रेयर करेंसी, तो रेयर करेंसी क्या होती है, ऐसी करेंसी जो इजीली एक्सेबल नहीं होती है, तो उसको रेयर करेंसी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, इकोनॉमिक सर्वे जो होता है इसको कौन पब्लिश करता है, तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पब्लिश करती है, या फिर आप लोग का एक नाम रहेगा, आप लोग अनंत नागेश्वरम, क्या नाम है इस समय, अनंत नागेश्वरम, ये भी आप लोग याद रख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है अनंत नागेश्वरम। नेक्स्ट आता है, व्हाट इज द पीरियड ऑफ द RBI, जो RBI का जो काउंटिंग ईयर होता है कब से कब तक होता है, ये इसका अपडेट हो चुका है, अप्रैल से मार्च तक होता है। नेक्स्ट आता है, व्हाट कॉज इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन किसके कारण होता है, ये होता है इंक्रीज इन द मनी सप्लाई, मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाए मार्केट में और जो प्रोडक्शन है चीज़ों का वो कम हो जाए, तो वो होता है हमारा इन्फ्लेशन। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, हु बेनिफिट द मोस्ट, इन्फ्लेशन के टाइम में सबसे ज़्यादा जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको फायदा होता है। नेक्स्ट आता है हमारा, तो साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ द कंजम्पशन स्टडी, ये क्या कहता है, प्रोपोर्शन इंक्रीज इन कंजम्पशन आर लेस देन द प्रोपोर्शन इंक्रीज इन द इनकम। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, इन विच वी आर द MSP फॉर द, MSP कब स्टार्ट हुआ था, तो 1964 में स्टार्ट हुआ था। और MSP को कौन देता है, CACP, ये कमीशन भी याद रख लेना, और 23 क्रॉप्स भी याद रख लेना, और गन्ने के लिए आप लोग FRP भी ध्यान रख लेना। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा, जो अमर्त्य सेन, इनको नोबेल प्राइज दिया गया था, तो किस क्या काम किया था उन्होंने, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, कब दिया गया था, 1998 में दिया गया था, किसको, अमर्त्य सेन को। नेक्स्ट आता है हमारा, डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, इसको प्राइवेटाइजेशन भी बोलते हैं इसको, जब आप लोग उसको शेयर बेच देते हैं गवर्नमेंट के। वन ऑफ द मेन फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग द टू रैपिड एक्सपेंशन ऑफ इंडियन, वो क्या होता है, लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। नेक्स्ट आता है हमारा, हु क्रिएटेड द टर्म हिंदू रेट, जो हिंदू रेट है मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि हिंदू रेट जो है इसको किसने क्रिएट किया था टर्म को, तो इसको किया था राज कृष्णा के द्वारा। नेक्स्ट आता है, इकोनॉमिक रिफॉर्म हैव बीन इनिशिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, कब किए गए थे, तो 1991 में किए गए थे, और PV नरसिम्हा राव की जो सरकार थी उस समय, उसके द्वारा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इंडिया में लाया गया था। और गवर्नर, वो उस समय अनाउंस फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, तो वो थे आप लोगों के जो इस समय मनमोहन सिंह थे।
नेक्स्ट देख लेते हैं, विजय केलकर कमेटी किससे रिलेटेड, तो आप लोगों की टैक्स रिफॉर्म से संबंधित है विजय केलकर कमेटी। व्हाट इज कॉल्ड द फार्मिंग विद एनिमल, तो इसको मिक्स फार्मिंग बोलते हैं, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया। व्हेन वाज द प्रोग्राम ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी स्टार्टेड इन इंडिया एग्रीकल्चर, ये आप लोगों का ग्रीन रिवॉल्यूशन था जो 1966 में स्टार्ट किया गया था। व्हाट इज कॉल्ड द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन विच द स्टेट प्रोडक्टिव ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर्स इज जीरो, तो हो जाता है आप लोगों का हिडन एम्प्लॉयमेंट, जो सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलता है। ए फर्म इज इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कब होगी, जब कॉस्ट इक्वल बराबर हो जाए किसके, इनकम के, तो हो जाएगा इक्विलिब्रियम की कंडीशन। एक्साइज ड्यूटी इज पेबल ऑन द कमोडिटी, किस टाइप की कमोडिटी पर, जो कंटेंट ऑफ प्रोडक्शन, जो यहाँ पर वो प्रोडक्शन होती है उसके। नेक्स्ट आता है हमारा, इफ द मनी इज वेरी हाई एंड द गुड्स आर वेरी लो, तो ये इन्फ्लेशन हो जाएगा, मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, व्हाट इज द पार्ट ऑफ द नेशनल डेब्ट, ये क्या होता है, अमाउंट बोरो बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द अब्रोड, वो किसका पार्ट होता है, नेशनल डेब्ट का। नेक्स्ट आता है हमारा, हाउ मच एवरेज कैलोरी रिक्वायर्ड फॉर रूरल एरिया इन इंडिया, तो कितनी होती है, 2400 होती है। सिटी में कितनी रिक्वायर्ड होती है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। नेक्स्ट आता है हमारा, परचेज ऑफ द शेयर एंड बॉन्ड्स ऑफ इंडियन कंपनी बाय द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उसको बोलते हैं एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इसकी फुल फॉर्म भी आप याद रखना, एक एफडीआई की फुल फॉर्म भी याद रख लेना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट आता है हमारा, विच स्टेट इज कॉल्ड एज द एग्रीकल्चर इसेंस ऑफ इंडिया, तो ये आप लोग का उत्तर प्रदेश को बोला जाता है, सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर इसी स्टेट में होती है। विच स्टेट है द हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ द दालें, सबसे ज्यादा किस स्टेट में प्रोडक्ट होती है, मध्य प्रदेश में होती है। और जो मसाले होती है ये भी सबसे ज्यादा कहाँ पर, मध्य प्रदेश में प्रोडक्शन होता है। जो सब्जी सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है, ये आप लोगों की यूपी में होती है। फ्रूट्स आप लोगों के आंध्र प्रदेश में होते हैं, ये फैक्ट सारे ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट आता है हमारा, हु मेक द मॉनेटरी पॉलिसी, तो आरबीआई बनाता है, मैंने आप लोगों को बता दिया है। वेयर डज द शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेटर गो, तो ये आप लोगों का ट्रेजरी बिल होते हैं, ये 91 और 182 डेज के लिए इशू किए जाते हैं। कौन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर आरबीआई इनको इशू करता है, ये भी फैक्ट आप लोग ध्यान रख सकते हैं। वेयर डज द शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट, ये मैंने आप लोग को ट्रेजरी बिल बता दिया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, फूड सिक्योरिटी रेफर क्या होता है, फूड सिक्योरिटी में होता है एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ द फूड एट द अफोर्डेबल प्राइस, उसी को बोलते हैं फूड सिक्योरिटी। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, वेयर आर द मैक्सिमम ब्रांचेज ऑफ इंडियन बैंक, जो इंडियन बैंक हमारे हैं उनकी सबसे ज़्यादा ब्रांचेज किस कंट्री में, तो यूके में मैक्सिमम ब्रांचेज इंडिया की है। तो ये इकोनॉमिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिए हैं, तो जिनका भी एग्जाम 14, 21 एंड 29 को होने वाला है, ये सारे क्वेश्चन एक बार आप लोग देख कर जा सकते हैं। आप लोगों को यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं आप लोग, उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। और अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ मैं आप लोगों को थोड़ी देर में टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से जाकर के आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।